दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये एचडीएफसी बैंक चल क्यों नहीं रहा, ये हुआ क्या है एचडीएफसी बैंक के साथ, पिछले एक साल के अंदर ये शेयर लगभग 20% डाउन है। और अगर आप अभी तक एचडीएफसी बैंक के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, तो मैं आपको आज ये बता दूं कि आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, आपके ईटीएफ की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक पर डिपेंडेंट है। मैं ये चेक कर रहा था कि निफ्टी की जो रिटर्न है पिछले एक साल की लगभग 5% डाउन है। निफ्टी ने परफॉर्मेंस नहीं दी। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करो तो वहां पे तो पार्टी चल रही थी। पिछले एक साल में नैस्डैक की परफॉर्मेंस लगभग 24% ऊपर है। तो निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, आइए आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको पता है एचडीएफसी बैंक का कितना वेटेज है। आप गूगल से आके पूछेगा, आप गूगल पर लिखेंगे एचडीएफसी बैंक की वेटेज क्या है निफ्टी में, तो आपको समझ आएगा लगभग 10.5 से 11% की वेटेज है। तो 10.5% की वेटेज सिर्फ एक शेयर की है एंड दैट इज एचडीएफसी बैंक। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एचडीएफसी बैंक की वेटेज है वो 32% की है। तो अगर आप गूगल पर लिखते हो निफ्टी बैंक तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी आ जाता है और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के अंदर कोई खास रिटर्न बनी ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि जो एचडीएफसी बैंक है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल है आपसे, एचडीएफसी बैंक के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कौन सा है निफ्टी के अंदर? मैंने हाईलाइट कर दिया एंड दैट इज रिलायंस। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि रिलायंस की भी जो वेटेज है ना निफ्टी में वो सिर्फ 8.27% की है। मतलब रिलायंस की वेटेज भी लगभग 8.27% है और एचडीएफसी बैंक की वेटेज 10.5% है। मतलब एचडीएफसी बैंक का चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक चलेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली चलेगी, बैंक निफ्टी में ऑटोमेटिकली मोमेंटम दिखेगा। अब आज की डेट में ये जो बैंक है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 12 लाख करोड़ की। और आरबीआई के अकॉर्डिंग ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर आज मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं, मैं देख रहा था कि यार मतलब मैं समझना चाहता था कि ये बैंक चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आज लोगों के म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, निफ्टी 50 की रिटर्न्स नहीं आ रही है, बट क्या ये बैंक पैसा नहीं बना पा रहा? अगर हम गूगल से जाके पूछें कि भाई कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या है एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 साल और 10 साल का, मैंने सर्च किया तो पता लगा पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो लगभग 19% से ज़्यादा है। 19 to 23% लिखा हुआ है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है वो भी 22% की हो रही है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं वो तो बोल रहे हैं कि कंपनी को अच्छा करना चाहिए, शेयर को परफॉर्म करना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी रेवेन्यू को ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, तो ये शेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको डिटेल में 3 कॉन्ट्रोवर्सीज बताऊँगा जो पूरे इंटरनेट पे चल रही हैं और आज हम डिटेल में समझेंगे कि आज एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ क्या है, ये शेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है बैंक है, तो बैंक इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि उसके जो एनपीएज है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए आपने एक घर लिया और घर पर लोन लिया, आप लोन चुकाते हैं, ठीक है, तो वो लोन चुका रहे हैं, आपके जो घर के पेपर होंगे वो बैंक रख लेता है, तो बैंक के लिए वो एसेट हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं और लोन लेकर वो बैंक को लोन का जो अमाउंट है वो वापस नहीं देते हैं। तो ऐसे में घर के कागज़ तो अभी भी बैंक के पास होते हैं, बट वो बैंक के लिए बन जाता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उससे ब्याज नहीं आ रही है, उससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब मैं ये जानना चाहता था कि एनपीए कितना चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। मैंने जाके गूगल भी किया कि भाई नेट एनपीए बताओ, पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करते हैं। सो अगर हम देखें जून 2025 तो जो नेट एनपीए था बैंक का वो था 0.47%। मुझे देखना था कि इस एक साल के अंदर क्या एनपीए बढ़ा या कम हुआ है। तो अगर आप नेट एनपीए देखोगे जो मार्च 2026 का क्वार्टर भी क्लोज हुआ है, नेट एनपीए रेशियो था 0.38%, मतलब 0.47 से 0.38 तो कम है। तो एनपीए बैंक का ड्रॉप हो रहा है,
विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंड चीज़ देखते हैं कि ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें तो 1.4% था, जो कि अब कम होकर 1.15% रह गया। भाई ये भी सही है, बट फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो HDFC बैंक का गवर्नेंस है, जो लीडरशिप है और जो इंटरनल रिव्यूज़ है वो ठीक नहीं है। तो अब 3 जो बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं उन्हें समझते हैं, क्योंकि जब मैं गूगल पर जाकर भी HDFC बैंक लिखता हूँ तो नीचे सबसे पहले इन भाई साहब की फ़ोटो आ जाती है। अब ये कौन है और इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सो इनका नाम है अतानु चक्रवर्ती। अब जो अतानु चक्रवर्ती हैं, इन्होंने भी रिसेंटली 18 मार्च को एक रेजिग्नेशन दिया था। किस पोस्ट से? ये फॉर्मर पार्ट टाइम चेयरमैन थे HDFC बैंक के, बट इन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर दिया। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया था। सो ये इनका रेजिग्नेशन लेटर था। इस लेटर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप पढ़िए। इसमें लिखा था कि जो HDFC बैंक के अंदर 2 साल से मैं देख रहा हूँ जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो मेरी पर्सनल वैल्यूज़ और एथिक्स से मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। इस पूरे लेटर में मुद्दे की बात ये है, बट इस लेटर से हुआ क्या भाई, ये देखो एक बार। HDFC बैंक, मैं आपको 6 महीने का चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये है 18 मार्च, जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया। आपको पता 19 मार्च को क्या हुआ? ये HDFC बैंक का शेयर का प्राइस देखो 843 पर था, अगले ही दिन 19 तारीख को 798 आ गया। ये परसेंटेज में होता है दोस्तों 8.7% का फॉल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक निफ्टी के अंदर उसकी एक मेजर वेटेज है, तो अगर HDFC बैंक गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगी। और चेक करते हैं निफ्टी का क्या हाल हुआ। सो हम चलते हैं 18 मार्च पर, ईयर 18 मार्च 23,770 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही थी और अगले दिन सीधा 23,000 पर मार्केट पहुंच जाती है। सीधा गैप डाउन होता है निफ्टी में 3% का। 700 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल एक दिन में निफ्टी में आता है और ये वर्स्ट ड्रॉप था सिंस जून 2023। मतलब एक लेटर से आप देखो, आप पूरे मार्केट को गिरा सकते हो। अगर हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आपको पता है भाई 700 पॉइंट का मोमेंटम अगर ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में मिल जाए, FNO कॉन्ट्रैक्ट्स में मिल जाए, तो कितनी बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? आपने रेजिग्नेशन दिया, बट आपने अचानक से रेजिग्नेशन दिया और मार्केट में इतना बड़ा फॉल ट्रिगर हो सकता था, ये समझना बहुत ज़रूरी था। सो मैं एक वीडियो देख रहा था सुचेता दलाल की। यस, ये वही लेडी हैं जिन्हें आपने स्कैम 1992 में देखा होगा। वो मीटिंग याद है आपको? यहाँ पर एडिटर एक वो क्लिप लगा देंगे जब हर्षद मेहता से मिलती हैं और क्लियरली मतलब एक तरीके से ओपन चैलेंज होता है कि भाई शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज हर्षद मेहता। अभी इन्होंने क्या बोला, एक बार इन्हें सुनिए। The episode erased 1 lakh crore in market capitalization at its peak and reminded the market of how quickly sentiment can shift in any large blue chip stock. And this one carries significant weight in the Nifty 50 as well as the Nifty Bank Index. SEBI has also indicated that it will examine the matter, including governance aspects as reflected in the minutes, and it has sent a broader message that independent directors must act responsibly and avoid unsubstantiated insinuations. इन्होंने बोला कि सेबी को और RBI को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए भाई। अब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ आप भी समझ रहे हो कि इतना बड़ा फॉल आएगा तो FNO कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, और लोगों का लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भाई। ये एक न्यूज़ आते ही जिन लोगों ने HDFC बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं वो तो आम लोग हैं, तो यहाँ पर पब्लिक की जो वेल्थ है वो उसमें डिस्ट्रक्शन आया है, ऐसा सुचेता दलाल बोल रही हैं कि भाई RBI और सेबी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ऐसे अगर एक एक लेटर से इतना बड़ा फॉल आएगा, इतना बड़ा मेजर पैनिक आएगा मार्केट में, दिस इज़ नॉट राइट। अब देखो यार, ये एक सच में बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब यू कैन रीड अबाउट इट। मैं पढ़ रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 18 तारीख को रेजिग्नेशन दिया तानु चक्रवर्ती ने। बहुत पावरफुल पोजीशन ये होल्ड करते थे HDFC बैंक में। 19 तारीख को RBI को एक स्टेटमेंट निकालनी पड़ी HDFC बैंक के ऊपर। इन्होंने क्या बोला RBI ने कि भाई RBI को कोई मटेरियल कंसर्न नहीं दिख रही है, और जो बैंक है ये बोलते हैं कि भाई पूरी तरीके से फाइनेंशियली साउंड है, एडिक्वेटली लिक्विड है और इनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है और वेल कैपिटलाइज्ड है। ऐसा RBI ने खुद बोला।
आरबीआई को बोलना पड़ा कि मार्केट में पैनिक ना हो। आज 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस बैंक की, तो आरबीआई को भी पता है, आरबीआई खुद बोल रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, और इतना इंपॉर्टेंट बैंक है तो इसलिए आरबीआई ने खुद स्टेटमेंट दी। अब देखो एचडीएफसी बैंक ने भी क्या बोला कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो एचडीएफसी बैंक इज ओपन टू इंडिपेंडेंट लीगल स्क्रूटनी, कि अगर कोई लीगल स्क्रूटनी है तो उसके लिए भी एचडीएफसी बैंक ओपन है। सो भाई लीगल स्क्रूटनी हुई भी, मैं आज ही देख रहा था ये आर्टिकल, एक सेकेंड। सो ये आर्टिकल आया है 27 जून को, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 28 जून को। सो एक दिन पहले ये आर्टिकल आया है, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि भाई 3 महीने की एक लीगल रिव्यू हुई है। भाई देखो मार्च में रिज़ाइन किया था, तो मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। सो 3 महीने के अंदर एक पूरा लीगल रिव्यू हुआ है, और जिसमें जो बोर्ड कमेटी है उसने बोला है कि भाई कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। जो एक्स चेयरमैन ने बोला था कि जो एथिकल डिफरेंसेस हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिज़ाइन किया था, आप ये आर्टिकल पूरा जाके पढ़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब ये जो रिपोर्ट आई है 27 तारीख को आई है, ठीक है, तो हमारा जो मार्केट था तो वो बंद ही था, तो फ्राइडे को ये बाहर आ गया था पूरा रिपोर्ट। तो यूएस के अंदर जो एचडीएफसी बैंक का लिस्टेड शेयर है वो 1.7% बढ़ गया, कि भाई इस तरीके का कोई एथिकल डिफरेंस नहीं मिला। फ्राइडे को मुहर्रम था ना, तो मार्केट बंद थी हमारी, तो यूएस बेस्ड जो एचडीएफसी बैंक लिस्टेड है उसमें एक मोमेंटम दिखा है। अब ये तो थी पहली कंट्रोवर्सी। अब जो ये पहली कंट्रोवर्सी थी, चलो कमेटी ने बोल दिया, जो बोर्ड कमेटी है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि जो लॉ फर्म्स हैं जिन्होंने ये लीगल रिव्यू कंडक्ट किया था। पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एक बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। एक छोटे सी न्यूज़ ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। सुचिता दलाल का भी कहना गलत नहीं है कि भाई सेबी को और आरबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे एलिगेशन के ऊपर जो एचडीएफसी बैंक के ऊपर चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन एलिगेशंस हैं, तो तीनों को डिस्कस करेंगे। दूसरा चल रहा है एमएसआरडीसी का। अगर मैं यहाँ पर जाकर देख रहा था, मैं एमएसआरडीसी के बारे में पढ़ रहा था कि बेसिकली हुआ क्या है, चीज़ों को समझते हैं। तो बेसिकली लोग इसे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है एचडीएफसी बैंक में। जो मुझे समझ आया, एचडीएफसी बैंक ने 45 करोड़ की पेमेंट करी है एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस। किसे करी है? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। अब आप कहोगे क्यों करी है? बेसिकली जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक एफडी करी थी एचडीएफसी बैंक के साथ। उसके बीच के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस आ रहा था कि इन्हें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए था, एचडीएफसी बैंक ने कम इंटरेस्ट रेट दिया, तो बीच में जो डिफरेंस था वो पे करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने 45 करोड़ की पेमेंट करी। बट जो पेमेंट करी वो एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस करी। इसी के ऊपर बात चल गई कि भाई तुमने पेमेंट मार्केटिंग एक्सपेंस के थ्रू क्यों करी, दिस इज नॉट राइट। तो अब जो मैं इसके ऊपर चीज़ें पढ़ रहा था, जैसे सीएनबीसी टीवी में एक आर्टिकल है कि भाई ये कोई बिजनेस रिस्क नहीं है। मतलब आप समझो 12 लाख करोड़ की कंपनी के लिए 45 करोड़ की पेमेंट, मतलब इट इज़ नेग्लिजिबल। तो ये कोई बिजनेस रिस्क नहीं है, ये ऑपरेशनल रिस्क है। इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो कह रहा था कि भाई ये हमारे इंटरनल जो सिस्टम है उसने ऑलरेडी फ्लैग कर दिया था ये इशू, उसके ऊपर चीज़ें चल रही थी। बट न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर क्लियरली दिखाया गया कि भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर स्कैम हो गया। अब इससे हुआ क्या कि एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है भाई उस पर तो फर्क पड़ेगा ही। अब आप देखो पिछले 1 महीने के अंदर एचडीएफसी बैंक ने फिर से चलना शुरू किया है। 1 महीने के अंदर 6.91% ऊपर है एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस अभी। बट इससे पहले ये शेयर गिरता ही जा रहा था। अभी भी बढ़ने के बावजूद भी अगर आप 1 साल की पूरी रिटर्न देखोगे तो -20% की ही है। अगर निफ्टी को बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक को बढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ समझते हैं, हम चलते हैं तीसरे एलिगेशन की तरफ, एंड दैट इज़ लीलावती केस। अब जो लीलावती ट्रस्ट है, अब ये जो हुआ था ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं शशिधर जगदीशन, इनके ऊपर भैया एफआईआर हो गई थी। इनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे थे मैं बताता हूँ। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने ब्राइब ली है, कितने की 2 करोड़ रुपए की ब्राइब ली है। तो केस मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली 1995 के अंदर एक लोन लिया था लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक से। अब उन्होंने ये लोन रीपे नहीं किया,
तो ये केस चला गया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरीके के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां पर लोन के सेटलमेंट की बात होती है। तो उस टाइम पर निकली बात कि भाई 65 करोड़ रुपए के जो अमाउंट है वो HDFC बैंक को देने हैं। मतलब अमाउंट जो 1995 में आपने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगाकर अब वो 65 करोड़ रुपए बन चुका है। तो अभी भी ये अनपेड लोन है और ये रिकवर करना है HDFC बैंक को। अभी करना किससे है, ये लीलावती ट्रस्ट से करना है। अब ट्रस्ट में होते हैं ट्रस्टीज, तो यहाँ पर एलिगेशंस क्या लगे, जो पहले के ट्रस्टीज थे वो तो छोड़ चुके हैं, नए ट्रस्टीज आ चुके हैं। तो पहले के ट्रस्टीज से जो MD और CEO हैं उन्होंने 2 करोड़ की ब्राइब ली थी और अब जो नए ट्रस्टीज हैं उनसे वसूली करी जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द कर दिया कि भाई तुम्हें 65 करोड़ रुपया देना है HDFC बैंक का, और जो एलिगेशंस लग रहे हैं गलत लग रहे हैं। और इसके ऊपर कोर्ट ने 5 लाख की पेनल्टी भी लगाई थी कि आपने जो ये एलिगेशंस लगाए हैं गलत है। अब ये तो हुए दोस्तों 3 एलिगेशंस, जिसकी वजह से ये जो शेयर है, जो मुझे समझ आया कि परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि नेट NPA ठीक चल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रेट की, रेवेन्यू रेट की, वो भी ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गया नेगेटिव, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डिस्कस करना है एक वीडियो में। अब पॉजिटिव क्या हो सकता है HDFC बैंक के लिए, इसे भी समझ लेते हैं। देखो RBI ने एक स्कीम निकाली है FCNR। अब ये FCNR क्या होता है, इसे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। FCNR का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। मतलब जो इंडिया के एक तरीके से NRIs हैं, मान लो कोई कनाडा रह रहा है, US रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, दुबई रह रहा है, वो इंडिया में FD कराना चाहता है क्योंकि उसे लगता है इंडिया में तो FD पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके देश में तो नहीं मिल रहा, उनके देश में तो 1-2-3% मिल रहा है। तो वो इंडिया में तो FD कराते हैं, बट उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि INR में अगर वो कराएंगे तो अगर आप देखोगे जो हमारा INR है, मैं आपको USD to INR दिखाता हूँ, तो हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट मार रहा है। अगर आप पिछले 1 साल में देखोगे 85 से 95 के आसपास डॉलर चला गया। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, FCNR का बेनिफिट कैसे मिलेगा HDFC बैंक को, ये मैं आपको समझाता हूँ। FCNR में क्या है, RBI बोल रहा है कि आइए आप हमारे पास इंडियन बैंक्स के पास FD कराइए और आप अपने डॉलर में, दिरहम में, जिस भी करेंसी में आपको करानी कराइए, हम आपको इंडिया के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट देंगे और जो करेंसी हेज का रिस्क है वो पूरा का पूरा हम ले लेंगे। मतलब हेजिंग का पैसा RBI खुद देगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो मतलब NRIs हैं, अगर वो लोन लेकर भी, अपने देश से लोन लेकर भी इंडिया में पैसा डालते हैं तो इंडिया में उन्हें बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उनके देश में मान लो लोन उन्हें 4% पे मिल रहा है, तो 3% की सूखी कमाई है। तो इंडिया के अंदर इस बार बहुत बड़ा डिपॉजिट आने की उम्मीद है। अब आप कहोगे कि यार क्या ऐसा पहले भी हुआ है, मैं चेक कर रहा था 2013 के अंदर इसी तरीके की स्कीम निकाली थी RBI ने। उस टाइम पर HDFC बैंक ने भाई $3.4 बिलियन रेज करे थे और ये 2013 की बात है। आज 13 साल के बाद ये स्कीम अगर दोबारा आई है, 2026 की मैं बात करूं, तो एक उससे भी बड़ा डिपॉजिट आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मतलब अगर आज आप विदेश में रहते हैं तो भी मैं कहता हूं आपको भी स्कीम का फायदा उठाना चाहिए इंडिया में। तो इंडिया के जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि HDFC बैंक, उन्हें इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और इसका इंपैक्ट इनके शेयर्स पर इन फ्यूचर दिख सकता है। अब इतनी सारी चीज़ों के ऊपर हमें ये भी समझना चाहिए कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। अब एग्जाम्पल में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो श्रीराम सुब्रमण्यन है, जो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन गवर्न रिसर्च सर्विसेज के, वो क्या बोल रहे हैं इसे भी समझिए। अब जो HDFC बैंक के ऊपर इतनी एलिगेशंस लगी, इन्होंने क्या बोला कि अभी भी HDFC बैंक के पास एक सॉलिड सेट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी सही चल रही है, और जो गवर्नेंस कंसर्न है स्पेसिफिकली जो चेयरमैन के रेजिग्नेशन से हुए उसके ऊपर भी इन्हें इतना बड़ा मतलब इशू नहीं दिखता है। अब जो लीलावती का मैटर है, जो आपको समझ आया कि उन्होंने ब्राइब एंड फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए, वहाँ पर 65 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं HDFC बैंक को, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद बोला कि भाई मतलब ये जो FIR हुई है, ये जो एलिगेशंस हैं गलत है। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली पूरे HDFC बैंक को आप एक तरफ कर दीजिए, ये जो फोकस था स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर था, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस था। बट देखो सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस था तो जो डैमेज है वो तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर हुआ ही है। चाहे कोई पर्सनल फाइट हो, आप MD को कुछ बोल रहे हैं, बट इससे लॉस तो पब्लिक का होता है ना, कि अगर कुछ भी एलिगेशंस लगती हैं तो एकदम से शेयर करेक्ट कर जाता है, लोगों को उनके अपने डीमेट अकाउंट में लॉस दिखता है। अब ऐसे में अगर आज अभी तक आप सोच रहे हो कि ठीक है आज HDFC बैंक की हम बात कर रहे हैं बट ये इतना मैटर क्यों करता है,
देखो इंडिया का ये लार्जेस्ट बैंक है, मैंने आपको बोला अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, ETF में पैसा लगा रखा है, तो आपने एक तरीके से शेयर्स ना भी खरीदे हो HDFC बैंक के, आपने इनडायरेक्टली HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। RBI के अकॉर्डिंग ये DSIB कैटेगरी में आता है, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है ये। अब अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो स्ट्रांग दिखनी चाहिए। बैंक के ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो इंडिया की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये बात आती है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अगर आपको बिलीव है तो देखो कोई भी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है जब उनके बैंक्स ग्रो करते हैं। अगर आज हमारे बैंक स्ट्रांग होंगे तो एक स्ट्रांग क्रेडिट, एक स्ट्रांग डेबिट दिखेगा, इन्वेस्टर का स्टेबल कॉन्फिडेंस दिखेगा, और ऐसे में एक बैंक ग्रो करता है। अब यहाँ पर सवाल है कि भाई ऐसा पैनिक जो क्रिएट किया गया, बैक टू बैक एलिगेशंस, ये क्यों क्रिएट हुआ? इंडिया के अंदर क्या है कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर एक नेगेटिव वीडियो बनती है तो लोग क्या करते हैं, उसी नरेटिव के ऊपर और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर लीलावती का जो केस था उसमें जो देखो कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, जो अतानु चक्रवर्ती का केस था उसमें RBI ने प्रेस रिलीज निकाल के खुद बोला, और अभी तो लीगल कमेटी का भी रिपोर्ट आ गया कि भाई एक तरीके से कोई प्रूफ नहीं मिला है। सो आज की डेट में मैं क्या देखता हूँ, ठीक है, एक किसी भी एक बड़े प्लेयर के ऊपर एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस तो आपको याद होगा कि अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने भी लगाए, बट क्या शेयर ने उसके बाद परफॉर्म नहीं किया। सो आज क्या होता है, लोग इस तरीके की एलिगेशंस देखते हैं तो वो अपनी SIP रोक देते हैं। दोस्तों आज आप मार्केट में इन्वेस्ट करना ही छोड़ देते हो कि यार मार्केट तो परफॉर्मेंस दे नहीं रही, तो हम अपना पैसा निकाल लेते हैं, हम कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे यकीन है ना तो अपनी SIP मत रोकी। अगर आपने अभी तक अपनी SIP शुरू नहीं करी है तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। फाइनली मेरा आपसे एक सवाल है, आज तो चलो हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक की परफॉर्मेंस पिछले एक साल में लगभग 20% नीचे थी। आने वाले टाइम आपको क्या लगता है, क्या ये बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा या ये शेयर का प्राइस और गिरेगा? अगर ऊपर जाएगा तो आपको क्या लगता है कितना % यहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे जाएगा तो कितने % का डाउनफॉल आप और एक्सपेक्ट करते हैं HDFC बैंक में? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली अगर आप चाहते हैं इसके अलावा मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं डिटेल में, देखो हम ट्राई करते हैं कि आपको एक एक चीज डिटेल में समझ आए। सो अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और बैंक के ऊपर, किसी और कंपनी के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो मेरा क्लियरली एक मोटिव रहता है कि मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों बताऊं। मैंने आपको जो कंट्रोवर्सीज है, तीनों कंट्रोवर्सीज बताई, जो पॉजिटिव है वो भी बताया कि भाई फॉरेन डिपॉजिट इंडिया के अंदर आ सकता है, RBI की जो स्कीम है उसका बेनिफिट HDFC बैंक को मिल सकता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक न्यूट्रल अप्रोच दिखाने की कोशिश करी है। आपको नेगेटिव साइड भी बताया, पॉजिटिव साइड भी बताया, बाकी डिसाइड आपको करना है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, प्लीज अपने रिसर्च एडवाइजर से सलाह करके इन्वेस्टमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।